Welcome to lecture number 7 of Liquid Solutions. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. देखिए, राउल्स लॉ के साथ हमारा फर्स्ट सेक्शन इस चैप्टर का एंड होता है. फर्स्ट सेक्शन में हमने राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इनके बारे में पढ़ा था. अब सेक्शन 2 में we will begin with our third topic of this chapter, which is colligative properties. तो देखते हैं colligative properties क्या होती हैं. So in this section, we will consider those properties which result because of the dissolution of non-volatile solute in a volatile liquid solvent. तो ये बात भी ध्यान रखिए कि हम केवल उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मतलब उन सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे which are made by dissolving non-volatile solute in volatile liquid solvent. नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि शुगर, सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज, इस तरह से, और उनको हम डिसॉल्व करेंगे इन अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट. तो ये हो सकता है वाटर, बेंजीन, एक्सेट्रा. तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं? दीज आर, फर्स्ट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, second is elevation of boiling point, third is depression of freezing point, and fourth is osmotic pressure. So these are the four colligative properties. These properties are called as colligative properties as they depend only on the number of species present. ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं and not on their nature. For example, जैसे आपको पहले भी मैंने डिफाइन किया था कि आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं? जिनमें प्रॉपर्टीज केवल नंबर या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है. सो दे ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट. Also, colligative properties are directly proportional to the number of mole of solute. Number of species or number of moles of species, they are the same thing. Number of moles is number of species divided by Na. तो colligative properties are directly proportional to the number of moles of solute. ये आप एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि colligative properties वे properties होती हैं जो कि सिर्फ सल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती हैं, सल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 मोल यूरिया डिसॉल्व किया है वाटर में, या फिर 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व किया है, या फिर 1 मोल कोई भी और नॉन वोलाटाइल सल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, तो वो प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड होगा, सिंस द नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, द प्रॉपर्टीज विल बी सेम. उनके नेचर से फर्क नहीं पड़ेगा. वे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर. नाउ सच प्रॉपर्टीज आर ओनली शोन बाय आइडियल सॉल्यूशंस, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस में ही ऐसा होता है. देखिए, आइडियल सॉल्यूशंस हमने पहले भी डिफाइन करे थे कि आइडियल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस. मतलब सॉल्यूट के मोल्स बहुत थोड़े से होंगे और सॉल्वेंट बहुत सारा लेंगे. तो such solutions can be taken to be ideal solutions. तो ये प्रॉपर्टीज सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस ही दिखाते हैं, जहां पर उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, सिर्फ उनके नंबर पर डिपेंड करती हैं. रखिए, colligative properties are shown by ideal solutions only. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट colligative property, and that is lowering of vapor pressure. According to Raoult's law, the lowering of vapor pressure of a solvent is given by, किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है अगर आप उस सॉल्वेंट में कोई सल्यूट ऐड करते हैं. तो कितने से कम होता है? सपोज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P0 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS. सो P0 माइनस PS इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इतने अमाउंट से लो हो गया वेपर प्रेशर. पहले P0 था, बाद में PS. तो P0 माइनस PS है. अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम PS को क्या लिख सकते हैं?
एक्स सॉल्वेंट इंटू पी नॉट, मतलब ये क्या हो गया, पी नॉट माइनस एक्स सॉल्वेंट इंटू पी नॉट, जो कि क्या हो गया, पी नॉट इंटू वन माइनस एक्स सॉल्वेंट, और वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर। यानी यहां से हमें क्या एक्सप्रेशन मिल गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस क्या है, दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसको अगर आप पी नॉट से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP is equal to the mole fraction of the solute in the solution. P naught minus PS upon P naught, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर है, एक्स सल्यूट के बराबर। और एक्स सल्यूट किसके बराबर है, n solute upon n solute plus n solvent, where n is the number of moles. So we can see that x solute is not directly proportional to n solute, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट सिर्फ न्यूमरेटर में आते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट से। जबकि हमने पहले भी कहा था कि कोई प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाने के लिए ये जरूरी है कि इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये जरूरी होना चाहिए कि इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बट यहां से देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, फिर हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि बट these are the properties, these properties are shown by ideal solutions which are infinitely dilute. So we can assume that number of moles of solvent is much greater than number of moles of solute, क्योंकि infinitely dilute है ना solutions, तो solvent के मोल काफी ज्यादा होंगे solute के मोल से। तो डिनोमिनेटर में हम n solute को n solvent के मुकाबले नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अब x solute को आप क्या लिख सकते हैं, n solute अपॉन n solvent। यानी अब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x solute। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ solute इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and it is directly proportional to number of moles of solute. यानी relative lowering of vapor pressure is directly proportional to number of moles of solute, and since it is directly proportional to number of moles of solute, it is classified as a colligative property. अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसका नाम है ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, हमारे पास ये कुछ एम्प्टी ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब्स में ये कुछ बल्ब्स हैं। तो इन बल्ब्स में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट फिल्ड है। मान लेते हैं कि हमारा सॉल्वेंट है वाटर, तो इसमें वाटर भरा हुआ है और इधर कोई सोल्यूशन बना है। मान लीजिए वाटर में शुगर ऐड करके सोल्यूशन बना दिया है, तो यहां पर सोल्यूशन भरा है। तो क्या करते हैं हम, यहां से पहले ड्राई एयर पास करते हैं। ड्राई एयर मतलब ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर ना हो। तो आप ड्राई एयर पास करते हैं, ड्राई एयर यहां से पास होती है, फिर सॉल्वेंट से पास होती है। जब वो सोल्यूशन और सॉल्वेंट में से पास होगी तो उस ड्राई एयर में कुछ वाटर के वेपर्स आ जाएंगे। फिर फाइनली हम उसको एक ऐसी ट्यूब से पास करते हैं जो किसी ऐसे रिएजेंट से भरा हो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर ले। सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है, तो इसलिए यहां पर जो रिएजेंट यूज होता है वो जनरली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है। तो क्या होगा, यहां से ड्राई एयर आएगी, अ स्ट्रीम ऑफ ड्राई एयर इज पास्ड,
ड्राई एयर पहले सॉल्यूशन से गुजरेगी तो कुछ वेपर्स अब्सॉर्ब कर लेगी वाटर के। अब वो वाटर वेपर कैरिंग ड्राई एयर फिर पास करते हैं हम सॉल्वेंट से। अब वो जो ड्राई एयर है जो अभी थोड़ी बहुत सैचुरेट हो गई है वाटर वेपर से, अब वो जब सॉल्वेंट से गुजरेगी तो फर्दर वो और वाटर वेपर अपने साथ इकट्ठा कर लेगी और कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगी। किससे सैचुरेटेड हो जाएगी? वाटर वेपर से सैचुरेट हो जाएगी। जितने वाटर वेपर्स वो ड्राई एयर लेकर अपने साथ जा सकती है वो सारे उतने वाटर वेपर्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। फिर जब इस ड्राई एयर को अब ये ड्राई एयर तो नहीं है, ये वेट एयर मतलब वाटर वेपर कैरिंग एयर। अब हम इसको पास करेंगे इस ट्यूब से। इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। तो जब ये वेट एयर यहां से पास होगी तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी वाटर वेपर था उस वेट एयर में, उस वाटर वेपर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो फाइनली वापस यहां से क्या निकलेगी? ड्राई एयर ही निकलेगी। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, this is the experimental setup, and now we will look at the details regarding calculations. So let us look at the details. The Oswald-Walker experiment is designed to calculate the relative lowering of vapor pressure of a solution. The first three bulbs contain a weighed amount of the solution. Weighed amount मतलब एक ऐसा solution जिसका weight हमने पहले से measure करके रखा है. And the next three bulbs contain a weighed amount of solvent. तो solvent का भी weight आपने लेके रखा है. A weighed amount of CaCl2, anhydrous CaCl2 is taken in the U-tube at the end. All the bulbs are kept at the same temperature and air is passed gradually. मतलब धीरे धीरे एयर पास करेंगे to ensure that it gets saturated with the vapors in each bulb. मतलब हर बल्ब में वो जितना ज्यादा वेपर ले सकती है सैचुरेशन लिमिट तक, उतना वेपर्स वो ले सके, इसलिए हम धीरे धीरे एयर पास करेंगे ताकि पहले जब वो सोल्यूशन से गुजरे तो सोल्यूशन के जितने वेपर्स वो इकट्ठा कर सकती है ड्राई एयर उन वेपर्स को इकट्ठा कर ले। फिर जब सॉल्वेंट से पास हो तो सॉल्वेंट के भी जितने ज्यादा वेपर्स ले सकती है सैचुरेशन होने तक, उतने ज्यादा वेपर्स वो इकट्ठा करके फिर ही आगे बढ़े, इसलिए हम धीरे धीरे एयर पास करेंगे। देखें कि किस तरह से हम ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट यूज करके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। So the principle behind this experiment is that when a gas is passed through another gas, the later diffuses into the former. मतलब यदि आपके पास एक गैस है जिसको आप पास कर रहे हैं थ्रू सम अनदर गैस, तो जो दूसरी वाली गैस होगी वो इस फर्स्ट गैस में डिफ्यूज हो जाएगी, मतलब इस फर्स्ट गैस में मिक्स हो जाएगी। और अगर ये गैस आगे बहती जाएगी तो वो इस गैस के वेपर्स को भी अपने साथ लेते हुए आगे जाएगी। So this means that when dry air is passed through a solution, the vapors present in it diffuse into air. देखिए अगर आपके पास सोल्यूशन है, जैसे वो बल्ब्स में सोल्यूशन था, तो सोल्यूशंस के कुछ वेपर्स होंगे और जब ड्राई एयर पास करेंगे तो सोल्यूशन के वेपर्स भी ड्राई एयर के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब ये कब तक होगा? द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस टिल द प्रेशर ऑफ द वेपर्स इन एयर बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द वेपर्स इन द कंटेनर। मतलब ये जो सोल्यूशन के वेपर्स हैं, इनका कंटेनर में जो प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर के बराबर है, अगर उतना ही प्रेशर वेपर्स का ड्राई एयर के अंदर हो जाता है तब तक ये डिफ्यूजन होगा। तो प्रेशर शुड बी इक्वल एवरीवेयर। Therefore, there will be a loss of weight in the first container. तो वेट लॉस तो होना है। क्यों वेट लॉस होना है? क्योंकि उसके वेपर्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब वेपर्स आगे जा रहे हैं तो वेपर्स का जितना मास होगा उतना वेट लॉस हो जाएगा। तो वेपर्स का मास कितना होगा? सो इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये क्या बता रहा है? W is the loss in weight and it is equal to
प्रेशर ऑफ द वेपर्स, या फिर आप कह सकते हो वेपर प्रेशर. V is the volume of the container. M is the molecular weight. R is the ideal gas constant and T is the temperature. अब देखिए, ये जो सोल्यूशन से जब एयर निकली, उसके बाद उस एयर को हमने पास किया है सॉल्वेंट कंटेनर में. तो क्या होगा? व्हेन द एयर carrying the vapors from the solution container moves to the solvent container, vapors from the solvent container diffuse into the partially saturated air. क्योंकि जब सोल्यूशन से एयर निकली तो उसमें कुछ वेपर्स आ गए थे, मतलब वो पार्शियली सैचुरेटेड हो चुकी थी. अब जब वो एयर सॉल्वेंट से गुजरेगी तो सॉल्वेंट के भी वेपर्स उसमें आएंगे. फिर दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट द एयर ऑलरेडी कंटेन्ड सम वेपर्स. एयर में ऑलरेडी कुछ वेपर्स थे क्योंकि वो सोल्यूशन से हम उसको पास करा चुके हैं. So this is because the pressure exerted by the vapors in the air is PS. क्योंकि जब सोल्यूशन से पास किया था तो सोल्यूशन का प्रेशर क्या था? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो कि है PS. तो एयर के अंदर जो वेपर्स आए थे उनका प्रेशर भी कितना था? PS. While the pressure exerted by the vapors in the solvent container is P naught. तो सॉल्वेंट कंटेनर में प्रेशर क्या है? पी नॉट. और हमने ये पहले ही पढ़ा था कि सॉल्वेंट का प्रेशर तो ज्यादा होता है सोल्यूशन के प्रेशर से, सोल्यूशन का प्रेशर कम होता है. तो पहले जो एयर का प्रेशर था, पहले जो एयर में वेपर्स का प्रेशर था वो कितना था? पीएस. अब उसको सॉल्वेंट से पास किया तो सॉल्वेंट का प्रेशर तो ज्यादा है, पी नॉट के बराबर. सो द वेपर्स, तो अब जो वेपर्स सॉल्वेंट के डिफ्यूज होंगे वो कितने प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होंगे? दे विल हैव अ प्रेशर ऑफ पी नॉट माइनस पीएस. क्योंकि पीएस अमाउंट ऑफ प्रेशर तो पहले से ही था. सॉल्वेंट का प्रेशर कितना ज्यादा है? पी नॉट माइनस पीएस इतना ज्यादा है. तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग और वेपर्स, अब वो एयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी या डिफ्यूज करा लेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी. तो पहले एयर जो प्रेशर एब्जॉर्ब कर रही थी दैट वाज प्रोपोर्शनल टू पीएस, बट नाउ जितना वो वेपर्स एब्जॉर्ब करेगी दे विल हैव प्रेशर ऑफ पी नॉट माइनस पीएस. पी नॉट नहीं होगा, पी नॉट माइनस पीएस जितने वेपर्स अब लेगी, क्योंकि पीएस जितने वेपर्स तो उसके पास पहले से ही थे. हाँ, अब प्रेशर ज्यादा है, अब प्रेशर पी नॉट है, पर कितना वेपर अब वो लेगी? वो लेगी पी नॉट माइनस पीएस. इस डिफरेंस के बराबर वेपर्स अब वो और ले लेगी. तो बात समझ में आई? पहले हमने सोल्यूशन से पास किया, सोल्यूशन में जो वेट लॉस हुआ दैट वाज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. फिर अब वो पार्शियली सैचुरेटेड एयर को हमने सॉल्वेंट से पास किया. तो सॉल्वेंट में जो प्रेशर का, सॉल्वेंट में जो वेट का लॉस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पीएस. क्योंकि पीएस जितना तो ऑलरेडी उसमें प्रेशर था, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर कितना था? पी नॉट माइनस पीएस. फिर सॉल्वेंट कंटेनर भी वेट लूज करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के भी जो वेपर थे उनको भी एयर अपने साथ आगे ले जाएगी. सॉल्वेंट कितना वेट लूज करेगा? देखिए, द सॉल्वेंट कंटेनर आल्सो लूजेस वेट विच इज गिवन बाय W डैश is equal to P naught minus PS into VM by RT. Even though solvent container का प्रेशर P naught है, पर यहां पर हमने P naught into VM by RT क्यों नहीं लिखा? क्योंकि PS जितना प्रेशर तो एयर में पहले से ही था ना. जब वो सोल्यूशन से पास करी थी तो उसने सोल्यूशन के वेपर्स अपने अंदर ले लिए थे. तो एयर के अंदर कितना प्रेशर पहले से आ चुका है? PS जितना प्रेशर तो पहले से ही आ चुका है. मतलब सॉल्वेंट के अंदर वो कितना वेट लेगी? पी नॉट माइनस पीएस के करस्पॉन्डिंग. मतलब सॉल्वेंट में जो वेट का लॉस होगा वो कम होगा सोल्यूशन की अपेक्षा. इवन दो सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है तो हम सोचेंगे कि सॉल्वेंट में ज्यादा वेट लॉस होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पहले गैस को सोल्यूशन से पास ऑलरेडी कर चुके हैं. तो वो ऑलरेडी कुछ वेपर सोल्यूशन से ले चुकी है पीएस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग.
यानी अब सॉल्वेंट से कितना वेट लूज करेगी, पी नॉट माइनस पी एस। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग वेट लूज करेगी। अब फाइनली हमारी जो ड्राई एयर है, अब वो वेट एयर हो चुकी है, क्योंकि उसने वेपर्स इकट्ठे कर लिए हैं, सोल्यूशन के भी वेपर्स ले लिए हैं और सॉल्वेंट के भी वेपर्स ले लिए हैं। तो अब जब ये एयर को हम CaCl2 ट्यूब से पास करेंगे, जो हमारी यू ट्यूब है उससे पास करेंगे, then all the vapors get absorbed by the absorbing agent. CaCl2 is the absorbing agent. ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने वाटर वेपर अभी तक उस एयर ने इकट्ठा करे थे, अब वो सारे के सारे वाटर वेपर वो फिर से लूज कर देगी। तो फाइनली वापस से जो एयर बाहर निकलेगी वो कैसी एयर होगी, ड्राई एयर होगी। अच्छा, CaCl2 में जितना वो वेट लूज करेगी वो किसके बराबर होगा, विच मेक्स द थर्ड कंटेनर गेन वेट इक्वल टू द लॉस ऑफ द फर्स्ट टू। मतलब फर्स्ट टू में जितना लॉस हुआ, फर्स्ट में लॉस हुआ W, सेकेंड में लॉस हुआ W डैश, तो W प्लस W डैश जितना वेट जो उसने एयर ने पहले गेन किया था, अब वो उतना वापस से लूज कर देगी। कहां पर लूज कर देगी, CaCl2। तो CaCl2 ट्यूब विल गेन वेट इक्वल टू द लॉस ऑफ द फर्स्ट टू। कंक्लूजन, हमने जो अभी तक लिखा उसको हम थोड़ा शॉर्ट में अब लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब सोल्यूशन से पास किया था तो जो वेट लॉस हो रहा था उसको हमने W से इंडिकेट किया था। तो हम कह सकते हैं वेट लॉस इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। W डैश क्या था, वेट लॉस इन सॉल्वेंट। तो वेट लॉस इन सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू P नॉट माइनस पी एस। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उससे प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम क्या कह सकते हैं, W प्लस W डैश इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, PS कट गया, तो W प्लस W डैश किससे प्रोपोर्शनल होगा, P नॉट के बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव टर्म्स हैं, अगर हमें P नॉट पता है, P नॉट माइनस PS पता है, तो हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पता है। बस आपको क्या करना है, इन्हें डिवाइड कर देना है। तो ऑन डिवाइडिंग व्हाट डू वी गेट, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W डैश। W डैश क्या था, लॉस इन वेट इन सॉल्वेंट अपॉन W प्लस W डैश। तो अगर मान लीजिए आपको सॉल्वेंट में जो वेट लॉस हो रहा है वो पता है, अगर सोल्यूशन में जो वेट लॉस हो रहा है वो पता है, वो आप पता कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले से ही मेजर करके रखा था सोल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्वेंट का वेट कितना है, हमने वेट सॉल्यूशंस लिए थे ना। तो अगर बाद में फाइनल वेट हम मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वेट लॉस हुआ है। तो अगर आपको W पता है, लॉस इन वेट इन सोल्यूशन, आपको W डैश पता है, लॉस इन वेट इन सॉल्वेंट, तो आप इनका रेशो ले लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हो सकता है उसने आपको लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया पर लॉस इन वेट इन सोल्यूशन नहीं दिया, और इसने आपको गेन इन वेट ऑफ CaCl2 दे दिया। तो गेन इन वेट ऑफ CO2 सिंपली किसके बराबर, गेन इन वेट ऑफ CaCl2 सिंपली किसके बराबर होगा, W प्लस W डैश के बराबर। तो अगर गेन इन वेट ऑफ CaCl2 दिया है तो डिनोमिनेटर मिल गया, अगर लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो न्यूमरेटर मिल गया। तो अलग अलग वे में आपको वो डेटा दे सकता है, पर आपको ये याद रखना है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। सो प्रिंसिपल इज दिस इन शॉर्ट, और इस प्रिंसिपल को यूज करके आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, व्हाट वुड हैपन इफ ड्राई एयर was to be first pass through the solvent container and then through the solution container। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, पहले सॉल्यूशन से पास किया था और उसके बाद सॉल्वेंट से पास किया था। पर अगर हम इसका उल्टा करें तो क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचिए और फिर सॉल्यूशन सुनिए। ओके, होपफुली आपने सोच लिया होगा। देखिए, अगर पहले हम सॉल्वेंट कंटेनर से पास कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का प्रेशर तो ज्यादा है सोल्यूशन से, P नॉट है, जबकि सोल्यूशन का प्रेशर PS है, कम है। मतलब ऑलरेडी एयर
सैचुरेट हो चुकी होगी जब वो सॉल्वेंट कंटेनर से पास करेगी। जितना वो मैक्सिमम पी नॉट जितना ले सकती है उतना ले लेगी, और बाद में तो प्रेशर पी नॉट से कम ही है, तो यानी देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ वेट इन सोल्यूशन। वेट लॉस कहां होगा? सिर्फ सॉल्वेंट में ही वो वेपर्स लेगी, तो सिर्फ सॉल्वेंट में ही वेट का लॉस होगा। सोल्यूशन से जब वो गैस पास होगी तो सोल्यूशन कंटेनर का कोई भी वेट लॉस नहीं होगा। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन का लेंथ देख के मत घबराइए। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेंगे तो इट माइट प्रूव टू बी अ इजी क्वेश्चन। Okay, so please pause the video and then look at the solution. Okay, hopefully you must have done this question. Now let us check its solution. देखिए इसमें क्या दिया है कि ड्राई एयर को पहले पास किया है एक ऐसे कंटेनर से which is a solution, and this solution is made up by non-volatile solute in water. इस solution का composition हमें दिया है कि solution में solute है जिसका weight है 26.66 ग्राम और solvent का weight है 200 ग्राम। तो मैं ये इंफॉर्मेशन अब रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे बस अभी इसी से ही मतलब है, तो आई कैन रब दिस इंफॉर्मेशन। होपफुली आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो सल्यूट का वेट है 26.66 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट है 200 ग्राम। दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच वी नीड। फिर आगे, द एयर देन वेंट इनटू अ सॉल्वेंट कंटेनर। सॉल्वेंट कौन है इसमें? सॉल्वेंट वाटर ही है। एंड द एयर देन वेंट इनटू अ सॉल्वेंट कंटेनर and then finally a tube containing CaCl2। तो CaCl2 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसने कुछ वेट लूज किया होगा सोल्यूशन में, कुछ वेट लूज किया होगा सॉल्वेंट में, और जितना वेट लूज हुआ होगा सोल्यूशन और सॉल्वेंट में उतना ही वेट गेन हो गया होगा CaCl2 ट्यूब में। तो इसको भी मिटा देते हैं। अब आगे क्या दिया है? द लॉस इन वेट ऑफ वाटर कंटेनर, मतलब प्योर जो सॉल्वेंट है उसमें लॉस इन वेट कितना है? 0.087। इसको हम W डैश से इंडिकेट कर रहे थे इन थ्योरी, तो यहां पे भी हम W डैश इसके लिए सिंबल यूज कर लेते हैं। तो W डैश हमें कितना दिया है? लॉस इन वेट इन सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 0.087। और लॉस इन वेट इन सॉल्वेंट किससे प्रोपोर्शनल होता है? पी नॉट माइनस PS से, क्योंकि इसको पहले हमने सोल्यूशन से पास किया है। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू P नॉट माइनस PS। एंड गेन इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब इज 2.036। गेन इन वेट ऑफ CaCl2 क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए जो सोल्यूशन में वेट लूज हो रहा है, सपोज वो W है, W किससे प्रोपोर्शनल है? PS से। पर हमें W नहीं दिया, उसने गेन इन वेट ऑफ CaCl2 बोल दिया। तो गेन इन वेट ऑफ CaCl2 कितना है? W प्लस W डैश, और ये कितना दिया है? दिस इज इक्वल टू 2.036 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको भी रब कर देते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हम उसी का यूज करने जा रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। अब P नॉट माइनस PS पता है, PS नहीं पता। अच्छा, अगर W डैश P नॉट माइनस PS से प्रोपोर्शनल है, W PS से प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? W प्लस W डैश, और इन दोनों को ऐड कर दो तो PS PS कट गया। मतलब W प्लस W डैश किससे प्रोपोर्शनल होगा? P नॉट से प्रोपोर्शनल होगा। सिंपली हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ गई? P नॉट माइनस PS
is proportional to 0.087 and P naught is proportional to 2.036. तो if we divide equation 1 by equation 3 हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा P naught minus PS upon P naught is equal to W dash upon W plus W dash, and this will be equal to 0.087 divided by 2.036. ये किसके बराबर होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर. मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, because this is relative lowering of vapor pressure and it is equal to mole fraction of solute. अब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो अब मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं? सल्यूट के मोल है 26.66 अपॉन m, where m is the molecular weight of the solute. सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं? 200 अपॉन 18, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18. देखिए हमें क्या मिल जाएगा? 0.087 अपॉन 2.036. इसको कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं. 0.087 डिवाइडेड बाय 2.036, ये हो जाएगा 0.0427. तो 0.0427 is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent के बराबर. number of moles of solute कितने हैं? 26.66 upon m. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं? 200 अपॉन 18. तो अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें m मिल जाएगा. अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टीडियस है, पर यूजुअली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर थोड़े सिंपलर नंबर्स आते हैं, तो विच आर इजीली डिविजिबल. यहां पर ऐसा नहीं है, बट स्टिल इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन तो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा 53.75 and that will be the answer to this question. So main thing is the logic. ये कैलकुलेशन तो एग्जाम में सिंपलर ही आती है. लॉजिक क्या था? लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट किससे प्रोपोर्शनल होगा? P नॉट माइनस PS से. लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन किससे प्रोपोर्शनल होगा? PS से. तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? गेन इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब, और वो किससे प्रोपोर्शनल होगा? तो इन दोनों को ऐड कर दो तो वो प्रोपोर्शनल होगा P नॉट से. तो आपको गेन इन वेट ऑफ CaCl2 दिया हुआ है और लॉस इन वेट इन सॉल्वेंट दिया हुआ है. तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को हमने लिख दिया N सल्यूट अपॉन N सल्यूट प्लस N सॉल्वेंट. इसमें भी हम कई बार अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा है तो सॉल्वेंट के मोल के सामने सल्यूट के मोल्स को इग्नोर भी किया जा सकता है. So this is how we solve questions based upon Ostwald-Walker experiment.